तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक डिप्टी जेलर जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम 13 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर के आ गए हैं। 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये प्रश्न आज आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आगे किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप भी अपने प्रश्नों को 1 घंटे के भीतर 7052547003 पर जरूर सेंड किया कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। अस्पताल सहायक का एग्जाम एनालिसिस भी आप तक सही समय पर पहुंच सके। चलिए शुरुआत करेंगे जीके जीएस एमपी जीके से। आज का पहला प्रश्न है स्टैटिक जीके से पूछा गया, फाग त्योहार या फाग लोक नृत्य जो है वो कहां पर मनाया जाता है होली के अवसर पर? हरियाणा, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु। सही आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में फाग त्योहार को होली के उपलक्ष्य में मनाते हैं। देखिए, फाग नृत्य हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से बसंत ऋतु के आगमन और होली के त्योहार के अवसर पर कृषि समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। जो वहाँ के किसान होते हैं उनके द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। अब अगर हरियाणा की बात आई है तो यहाँ का एक फेमस मेला है जो हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। मेले का नाम है सूरज कुंड मेला। कौन सा? सूरज कुंड मेला। और ये एक तरह का शिल्प मेला है, हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। आगे ये प्रश्न पूछा जाएगा स्टैटिक जीके का, ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं लगातार हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो जिन लोगों का एग्जाम हो गया है उन लोगों के सामने अस्पताल सहायक की वैकेंसी है। जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है, तैयारी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है या तैयारी बिल्कुल नहीं है, वो लोग अभी भी हमारे मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी डिप्टी जेलर के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 189 रुपए में आपको बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत मिलने वाली हैं जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। मात्र 189 रुपए में क्या क्या मिलेगा आपको? तो देखो, ये पांचों सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, मॉक टेस्ट पीडीएफ मिल जाएगी, टॉप 500 से 1000 जो आपको करंट अफेयर करा रखे हैं वो करंट अफेयर के प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। और टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत लगभग 3200 के आसपास हमने एमसीक्यू करा रखे हैं, वो सारे एमसीक्यू आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। इसके अलावा टॉप 500 सीरीज के अंतर्गत 500 प्रश्न हमने हिंदी, साइंस और एमपीजी के करवा रखे हैं, वो सारे प्रश्न आपको मात्र 189 में मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे प्राप्त करना है? छोटी सी प्रक्रिया है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर 189 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड करना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी जिस पर क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और आगे के सारे पीडीएफ, सारे नोट्स और एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिलती रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक का एग्जाम 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। जिसने भी तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है वो लोग अच्छे से सुन लें। मात्र 149 इतने कम प्राइस में आपको बहुत सारी चीज़ें, पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे। पांचों सब्जेक्ट के ये मान के चलिए कि लगभग हमने 800 से 900 एमसीक्यू करवा रखे हैं, वो सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा 7 से 8 प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं, सारे प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी में मिल जाएंगे। और एग्जाम तक लगभग 15 से 15 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे और लगभग 3000 के आसपास टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवा देंगे। आज 150 प्रश्न हमने इकोनॉमिक्स के भी करवा दिए हैं, उसकी वीडियो भी डाल दी है और उसका पीडीएफ जो है इसके साथ में आपको नोट्स ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, कैसे प्राप्त करना है? वही प्रक्रिया है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसी पर 149 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड करना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स अस्पताल सहायक के आपको सेंड कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको साथ में ही सेंड की जाएगी। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो सिलेक्शन लेने के लिए आप शुक्ला सर के सुपर सिलेक्शन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुष्कर मेला जो है वो किस पशु से संबंधित है या किस पशु के लिए फेमस है? तो ये ऊंट से संबंधित है, ऊंट के लिए फेमस है। ये पुष्कर मेला में ऊंट की बिक्री होती है। देखिए, तो प्रसिद्ध पुष्कर मेला मुख्य रूप से ऊंट कैमल से संबंधित है। इसे दुनिया के सबसे बड़े ऊंट और पशुधन मेलों में से एक माना जाता है। ऊंट के अलावा इस मेले में घोड़े, गाय और अन्य मवेशियों का भी व्यापार किया जाता है। पुष्कर मेला लगता कहाँ पर है? तो राजस्थान में लगता है। ठीक है, राजस्थान के अजमेर जिले के पवित्र शहर पुष्कर में जो है इसका आयोजन किया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर यह अपनी रंगारंग सांस्कृतिक गतिविधियों, ऊंटों की दौड़, सर्वश्रेष्ठ नस्ल के घोड़ों की खरीद फरोख्त और मेलों में लगने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। विदेशी पर्यटक भी पुष्कर मेला देखने के लिए राजस्थान आते हैं। अगला पूछा गया था एजुकेशन डे यानी कि शिक्षा दिवस हम कब मनाते हैं? सही आंसर हो जाएगा 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए, शिक्षक दिवस नहीं पूछा था,
शिक्षा दिवस पूछा था, ठीक है। तो भारत में शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला, ऑफ साइड शब्द ये किस खेल से संबंधित है? देखो, एक तो ये क्रिकेट में भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से ये फुटबॉल का शब्द है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है वो देख लीजिए। तो ऑफ साइड शब्द मुख्य रूप से फुटबॉल से संबंधित है। यह एक नियम है जो आक्रमणकारी खिलाड़ियों को गोल के पास अनुचित तरीके से खड़े होकर फायदा उठाने से रोकता है। फुटबॉल में ऑफ साइड नियम क्या है देखिए, स्थिति क्या रहेगी, यदि कोई खिलाड़ी विरोधी टीम के हाफ मैदान के उस हिस्से में गेंद के बिना खड़ा है और उसके और गोलकीपर के बीच में विरोधी टीम के कम से कम 2 खिलाड़ी डिफेंडर मौजूद नहीं है, तो फिर इसको ऑफ साइड माना जाता है। आप केवल इतना ध्यान रखना कि ऑफ साइड फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आर्य समाज का प्रसिद्ध वाक्य क्या है? तो संस्कृत वाला वाक्य ही जो है दिया गया था, कृष्णवंतो विश्वमार्यम। ये जो है शब्द आर्य समाज का प्रसिद्ध वाक्य है। देखिए, आर्य समाज का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य कृष्णवंतो विश्व आर्यम है। इसका अर्थ होता है विश्व को आर्य श्रेष्ठ बनाते चलो, ठीक है। तो ये इसका मुख्य वाक्य है जो आज पूछा गया था। इसके अलावा इसके प्रवर्तक कौन है? तो दयानंद सरस्वती इसके प्रवर्तक हैं। 1875 में इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा वेदों की ओर लौटो, वो भी इनका ही नारा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, कैक्टस गार्डन कहाँ पर स्थित है? अब जिन्होंने ये प्रश्न भेजा ऑप्शन नहीं भेजा था, तो कैक्टस गार्डन भारत में 3 जगह पर है और मध्य प्रदेश में 1 पर है। तो हो सकता है ये एमपी जीके से रिलेट करके पूछा होगा, तो तीनों आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में तो ये रतलाम में है, बाकी भारत में कहाँ कहाँ पर है तो वो आप देख लीजिए। भारत में कैक्टस, नागफनी के 3 प्रमुख और प्रसिद्ध कैक्टस गार्डन हैं जो अपनी अनूठी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध हैं। पहला, राष्ट्रीय कैक्टस और रसीले पौधे बॉटनिकल गार्डन जो पंचकुला हरियाणा में है, ठीक है। यह दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को समर्पित एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। चंडीगढ़ के पास पंचकुला सेक्टर नंबर 5 में स्थित है। 3500 से अधिक प्रकार की प्रजातियां इसमें मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर है कैक्टस गार्डन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो आपका गुजरात में है, उसके पास में है, ठीक है। तो केवड़िया नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के पास यह देश का सबसे बड़े कैक्टस उद्यानों में से एक है। यह दुनिया के 17 देशों से लाए गए लगभग 450 प्रजातियों के 6 लाख से अधिक पौधे जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, ग्लास हाउस में रखे गए हैं। तीसरा, सैलाना कैक्टस गार्डन रतलाम मध्य प्रदेश में है। रतलाम जिले के सैलाना शहर में यह एशिया का सबसे पुराने कैक्टस गार्डनों में से एक है। स्थापना 1960 में की गई थी। जसवंत निवास पैलेस के पीछे स्थित है और यहाँ लगभग 1200 से अधिक प्रकार के कैक्टस मौजूद हैं। अब कौन सा पूछा गया था, जिन लोगों का आज एग्जाम था वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का हम स्वागत करते हैं। अगला पूछा गया भाई, मध्य प्रदेश के आलमपुर में किसकी छतरी बनी हुई है? तो आलमपुर में मल्हार राव होलकर की छतरी बनी हुई है। आइए देखते हैं। मल्हार राव होलकर की प्रसिद्ध छतरी, जिसे हम समाधि कहते हैं, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आलमपुर नामक स्थान पर स्थित है। यह महान मराठा जनरल की स्मृति में बनी एक ऐतिहासिक और स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। अच्छा, किसने बनवाया था? तो इस ऐतिहासिक स्थल से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी देख लीजिए। निर्माण, इस छतरी का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1766 से 1780 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। इतिहास, 20 मई 1766 को मल्हार राव होलकर का निधन यहीं हरिहरेश्वर मंदिर के पास में हुआ था, इसलिए उनकी छतरी यानी उनकी समाधि यहीं भिंड जिले में बनी हुई है। अगला देखो, एक रैंक पूछिए, कितना घुमा करके पूछिए। ये रैंक किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी कि वह रैंक जिसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है, भारत 16वें स्थान पर है, बताओ कौन सी रैंक है? तो सही आंसर हो जाएगा जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक है ये। इसको रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स कहते हैं और इसको भारत ने ही चालू किया था, ठीक है। और भारत 16वें नंबर पर है। देखिए, यह जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स RNI है। इस सूचकांक की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिल्ली में की गई थी। इस रैंकिंग से जुड़े कुछ तथ्य देख लीजिए। तो सिंगापुर का स्कोर जो है 0.6194 है और भारत 16वें स्थान पर है जिसका स्कोर 0.5515 है, ठीक है। आकलन का आधार क्या होता है, किस आधार पर इसको आकलित करते हैं? तो यह पारंपरिक रूप से केवल आर्थिक या सैन्य ताकत के बजाय देशों की नैतिक शासन व्यवस्था, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, वैश्विक सहयोग के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है। 154 देशों को इसमें शामिल किया गया है। भारत अपना 16वें नंबर पर है। अगला प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो एंटोनिया कोस्टा ये मुख्य अतिथि थी। आइए देखते हैं। तो गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा थे। यह पहली बार हुआ था यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में एक साथ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। गणतंत्र दिवस परेड 2026 से जुड़े कुछ तथ्य देख लीजिए। तो देखो, समारोह यह भारत का 77वां था, ये पूछा जाएगा। 77वें क्रम का गणतंत्र दिवस था। स्थान या भव्य परेड नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित की गई थी। मुख्य विषय क्या था? तो इस समारोह का मुख्य विषय वंदे मातरम था। ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है डिटेल में से प्रश्न बहुत आते हैं तो आपके आगे एग्जाम में देखने को मिल जाए।
अगला, सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद जब किया गया था तो वो कब गायब हो गए थे नज़रबंदी से? इनको क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने नज़रबंद कर दिया था इनके घर में और वो गायब हो गए। इस घटना को द ग्रेट एस्केप कहा जाता है। तो 16 जनवरी 1941 को ये गायब हो गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की कड़ी नज़रबंदी से 16-17 जनवरी 1941 की रात को कलकत्ता के स्थित अपने घर से गायब हो गए थे। इसे ऐतिहासिक घटना को हम द ग्रेट एस्केप कहते हैं। फिर वो सिंगापुर पहुँच गए थे और यहाँ तक कि वो हिटलर से मिलके चले आए थे, ठीक है ना? तो ऐसे-ऐसे लोग भी अपने जो है भारत में हुए हैं। अच्छा, 1939 की घटना याद है? 1939 के जबलपुर में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन। वहाँ पर इनको अध्यक्ष बनाया गया था। फिर गांधी हर्ट हो गए थे इनके अध्यक्ष बनने से, तो फिर इन्होंने अध्यक्ष पद से अपना त्यागपत्र दे दिया था। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, वहीं से ये प्रश्न आ गया है, ठीक है? ये सारे प्रश्न जितने भी आ रहे हैं, आप हमारी पीडीएफ नोट्स उठाकर देखेंगे तो आपको ये प्रश्न छपे मिलेंगे, ठीक है ना? जो टॉप 100 की पीडीएफ बना रखी है हमने, टॉप 100 इतिहास, टॉप 100 इकोनॉमिक्स, टॉप 100 पॉलिटी, इन सब की पीडीएफ में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो अच्छे से पढ़ कर के गया उसके अच्छे नंबर आए, लास्ट में आपको दिखाएँगे क्या रिएक्शन रहे लोगों के नोट्स से। राज्यसभा के 11 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा के लिए सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। मनोनयन से जुड़े मुख्य बिंदु देखिए, इन सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। कार्यकाल, मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संवैधानिक आधार क्या है? तो राष्ट्रपति को यह शक्ति भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची के आधार पर जो है दी गई है। तो 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ध्यान रखना है। अगला, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह भारतीय संविधान अनुच्छेद 83 एक के द्वारा निर्धारित एक निरंतर चलने वाला निकाय है। इसके सभी सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि इनके जो सदस्य हैं वो हर 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं, ठीक है ना? और नए सदस्य इसमें आ जाते हैं, तो ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है, इसलिए कभी भी भंग नहीं होती है। बल्कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं, उनकी जगह पर नए सदस्य आ जाते हैं, जिससे सदन का जो कामकाज है वो कभी नहीं रुकता है और लगातार चलता रहता है। चलो अब साइंस की ओर चलते हैं, वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई। साइंस का पहला प्रश्न है, अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो माता-पिता का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? तो माता-पिता का ग्रुप जो ब्लड ग्रुप है वो या तो ओ होगा, ए होगा या फिर बी होगा। इन 3 में से ही होगा अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है। देखिए, यदि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो माता-पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ, ए या बी में से कोई भी हो सकता है। माता-पिता दोनों को बच्चे को ओ जीन देना होता है, जो एक अप्रभावी लक्षण है, यानी ए, बी और ओ इनमें से ही कोई ना कोई हो सकता है। ये आपके ऑप्शन में भी दिया गया होगा। अगला, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। देखिए, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। सारणी के क्षैतिज की बात करते हैं तो जो क्षैतिज होते हैं ना, मतलब जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम आवर्त कहते हैं। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या अलग-अलग होती है। पहला आवर्त में 2 तत्व होते हैं जिसे हम लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व होते हैं, ठीक है ना? चौथे और पांचवें आवर्त में 18-18 तत्व होते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं और सातवां आवर्त जो है वो अपूर्ण है। इसमें शेष तत्व जो भी बचे हुए तत्व हैं उनको सातवें में शामिल कर लेते हैं। क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि किन वर्ग के तत्वों को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला देखिए, लेंस की शक्ति को मापने की इकाई पूछेगी तो लेंस की शक्ति को कैपिटल डी या फिर डायोप्टर में नापा जाता है। तो आंखों के लेंस चश्मे की दृष्टि सुधारने की क्षमता को ऑप्टिकल पावर को मापने के लिए जो है डायोप्टर इकाई का प्रयोग करते हैं, जिसे कैपिटल डी से दर्शाया जाता है। प्रश्न ये रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा गया था। जैविक कृषि के क्या उपाय होते हैं? जैविक कृषि कैसे की जाती है? जैविक कृषि का उदाहरण पूछा गया था। आइए देख लेते हैं, पर्यावरण से पूछा गया है, ठीक है? तो 150 वाली पर्यावरण की जो पीडीएफ है एमसीक्यू वाली, इसमें मिल जाएगा आपको। तो जैविक कृषि वह प्राकृतिक कृषि है जिसमें रसायनों की बजाय जैविक खाद और प्राकृतिक कीट नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखना है, स्वास्थ्यवर्धक फसलें उगाना है। जैविक कृषि के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। जैविक और हरी खाद, रासायनिक उर्वरकों के बजाय गोबर की खाद, केचुआ खाद और खेत में उगाई गई हरी खाद जैसे ढैंचा का प्रयोग करें, ठीक है ना? तो अगर जैविक कृषि करनी है तो जो बिल्कुल देसी अपना तरीका होता है उस तरह से जैविक कृषि की जाती है। अच्छा, एक करंट का प्रश्न बना देते हैं। पूरी तरह से जैविक कृषि करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वो अपना सिक्किम है। ये ध्यान रखना, सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से जैविक कृषि कर रहा है, मतलब कि हरी खाद का उपयोग कर रहा है कृषि में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अवशेषी अंग किसे कहा जाता है? अच्छा, ये देखो, ये अच्छा प्रश्न है। देखो, अवशेषी अंग जीवधारियों के शरीर में पाए जाने वाले वे अंग होते हैं जिनके पूर्वजों में तो पूर्ण विकसित और क्रियाशील होते थे, लेकिन क्रमिक विकास और बदलती परिस्थितियों के कारण वर्तमान में उनका कोई विशेष कार्य या फिर महत्व नहीं रह गया है। जैसे पहले हमारे पूर्वजों के पूंछ होती थी, है ना? अब हमारे पूंछ तो होती नहीं है, तो वो धीरे धीरे खत्म हो गई। इसके अलावा अभी कौन कौन से अवशेषी अंग हैं अपने पास? तो अपेंडिक्स आप जानते हैं, अपेंडिक्स
अपने राइट साइड में होता है, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अपने लिए घातक हो जाता है। अगर इसमें भोजन का एक भी टुकड़ा पहुंच गया तो वो जो है अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है, तो इसलिए अपेंडिक्स जो है वो घातक हो जाता है। अच्छा, अपने कान का जो पिन्ना होता है, पिन्ना मतलब जानते हैं, जो कान एक कान के ऊपर इस तरह से बना होता है, ये क्या ही बन गया, ठीक है ना। तो पहले लोग कहते थे अरे ये क्यों बन गया है फालतू में, इसका कोई काम नहीं है, फालतू में बना रखा है। लेकिन जब कोविड आया तब समझ में आया कि हाँ भैया वो बेवजह नहीं था। मास्क लगाने में सबसे ज़्यादा कान की उसी जो पिन्ना है उसका ही प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। तो कोई भी जो चीज़ है वो बेकार की नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन खतरनाक भी हो जाती है अपेंडिक्स की तरह, जो अपने यूज में नहीं है लेकिन दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अगला अगला पूछा गया, फॉसिल जो फ्यूल्स होता है इसको कंजर्वेट करने के उपाय बताइए। यानी जो आपका जीवाश्म ईंधन है इसको संरक्षित कैसे किया जा सकता है। तो जीवाश्म ईंधन में कौन कौन आ जाता है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस है। इसको बचाने के सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या हो सकते हैं, अपनी ऊर्जा की खपत को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर, पवन ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करना। इससे न केवल ईंधन बचेगा बल्कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निपटने भी जो है मदद मिलेगी, है ना। अभी भी लोग कह रहे हैं भाई गैस सिलेंडर का कम यूज करो, ठीक है ना। उपले पर खाना बनाओ और मतलब कि प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है बायो जो अपना फॉसिल है, फॉसिल फ्यूल जो है, जीवाश्म ईंधन जो है, इसको हम बचा सकते हैं। अगला, अफीम पौधे के किस हिस्से से प्राप्त की जाती है, पूछा गया था। तो अफीम जो है अफीम पोस्त के पौधे से प्राप्त की जाती है। इसके कच्चे अपरिपक्व जो फल होते हैं, जिसे डोडा भी कहा जाता है, पर चीरा लगाकर एक दूध या तरल पदार्थ निकाला जाता है, जो हवा में सूख करके गाढ़ा और भूरा हो जाता है। यही गाढ़ा जो और भूरा पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है, अफीम कहलाता है। अच्छा, कुछ लोग बता रहे थे आज सब्लिमेशन का भी प्रश्न आया था। सब्लिमेशन मतलब कि ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन के बारे में भी आपको बता दें। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर का गायब हो जाना। भाई कपूर अपने हथेली पे रखो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे गायब हो गया। तरल में नहीं बदला है, सीधे ठोस से गैस में बदल गया है। तो इस प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि आप जब सर्दियाँ खत्म होती हैं तो बक्से में जब सर्दियों के कपड़े को आप रखते हैं तो उसमें एक व्हाइट कलर की गोली रख देते हैं जिससे कि बदबू वगैरह ना आए। तो वो जो गोली होती है ना, वो गोली भी ऊर्ध्वपातन का ही उदाहरण होती है। अगली बार जब आप कपड़े उसमें से निकालते हैं तो देखते हैं कि वो गोली गायब है मेरे भाई, ठीक है। बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो जो वॉशरूम होता है उसमें भी वो गोलियां डली रहती हैं। फिनोप्थलीन की गोलियां उसको कहते हैं, तो वो भी इसी का उदाहरण हो जाएगी। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहते हैं। तो हेनरी मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोसले हैं। उन्होंने 1913 में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर उनके परमाणु क्रमांक का उपयोग करके आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया। इससे आवर्त सारणी की पुरानी कमियां दूर हो गई थी, ठीक है। और जो मूल आवर्त सारणी थी वो 1869 में दमित्री मेंडलीव के द्वारा जो है वो लाई गई थी, पहली वाली। ये भी आपको ध्यान रखना है। संयुक्त वन प्रबंधन योजना, देखो अपने 150 में, ये टॉप 150 में हमने आपको बताई थी। और जो है साइंस के जो टॉप 500 करवाए थे उसमें भी ये दोनों में आपको हमने जो है जेएफएम पढ़ाया था। और आज जो है जेएफएम से प्रश्न पूछा गया है। देखिए, तो संयुक्त वन प्रबंधन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसे हम जेएफएम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी कहा था, याद कर लेना। एक सहयोगी पहल है जिसके तहत राज्य के वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण समुदाय मिलकर के वनों का संरक्षण, प्रबंधन और पुनर्निर्माण करते हैं। इसके माध्यम से वनों की कटाई रोकने, स्थानीय लोगों की आजीविका सुधारने का प्रयास किया जाता है। मुख्य बिंदु देख लीजिए, तो इसे 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के तहत 1990 में भारत सरकार ने औपचारिक रूप से लागू किया था। सफल प्रयोग 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल अरवारी वन क्षेत्र में हुआ था। उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम 1992 में शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो ये जेएफएम क्या होता है, जेएफएम मतलब कि जो स्थानीय निवासी होते हैं वो लोग पेड़ों की रक्षा करते हैं। जैसे आपने चिपको आंदोलन पढ़ा होगा, 1970 में चिपको आंदोलन हुआ था जिसमें उत्तराखंड के निवासी पेड़ों से चिपक करके पेड़ों को बचा लिया था। वही वाला सिस्टम यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। अगला, चलो भाई हिंदी की ओर चलते हैं। हिंदी में आज यज्ञ का संधि विच्छेद पूछा गया है। फिर वाक्य अरेंजमेंट के 2 से 3 प्रश्न हैं। अलंकार के 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। मुहावरे, तत्सम तद्भव का एक प्रश्न था, तत्सम नहीं था। लोकोक्ति, संधि और पर्यायवाची शब्द, समास के 2 प्रश्न। छंद फिर से नहीं पूछा गया है। तो ये आपका हिंदी का सिस्टम था। बहुत ज़्यादा कठिन हिंदी नहीं आ रही, तो हिंदी के लिए इतना परेशान नहीं होना। हाँ, डिप्टी जिलर जो शाम वाली शिफ्ट है वहाँ पर अच्छी हिंदी आ रही है। चलिए मैथ की बात करते हैं। तो मैथ भी लगभग नॉर्मल रहा है। सिंप्लीफिकेशन के 2, एक प्रश्न बोर्ड का इसमें नहीं आया है, ट्रेन का आया है। एसआई के 2 प्रश्न, 2 प्रश्न ट्रेन के, घातांक करनी, बॉड मास, वर्क टाइम नहीं आया है। नंबर सिस्टम, एज, एवरेज, अनुपात, समानुपात, तो इसमें भी कोई खास परिवर्तन नहीं है। डिप्टी जिलर में मेंसुरेशन आ रही है, एडवांस थोड़ा बहुत आ रहा है, तो ध्यान रखना। शाम वाली शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम है, ठीक है। देखो अभी किसी ने पेमेंट किया ना, अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं, अब तुरंत तो हम भेज नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कर लिया कीजिए, ऊपर देख लिया कीजिए कि सर लास्ट सीन कब हुआ सर का। तो अगली बार जब ऑनलाइन आएंगे तो हम आपको नोट्स भेज देंगे, है ना, परेशान नहीं होना है। अगला इंग्लिश की बात करते हैं। स्पेलिंग एरर से 3 से 4 प्रश्न। फुट कैट बिफोर द क्या दिया गया था, फुट कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये दिया गया था। 1 मिनट, ये गलत हो गया। यहाँ पर लिखा था टुक कार्ट
टुक कार्ट बिफोर द हॉर्स, बिफोर द हॉर्स, ये प्रश्न आया था। इसका इडियम्स क्या हो जाएगा? और आइसिंग ऑन द केक, इसका इडियम पूछा गया था। ग्रामेटिकल कॉमन एरर से लगभग 7 से 8 प्रश्न वन वर्ड आ रहे हैं। पैराजंबल आने लगा इसमें भैया, अभी तक पैराजंबल नहीं आ रहा था, पर अब पैराजंबल आने लगा है, यानी पीक्यूआरएस अब आने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल के 2 से 3 प्रश्न हैं, इडियम फ्रेज 2 प्रश्न, एंटोसिनो नहीं आया है, फिल इन द ब्लैंक से भी 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, नरेशन फिर से नहीं पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनका क्या रिएक्शन है, और जो ये प्रश्न आए हैं ये ऑथेंटिक और रियल प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी से पूछा गया सीसीएम क्या है, संतान का ब्लड ग्रुप ओ है तो क्या हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। ये सारे प्रश्न रियल, हरियाणा का जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर त्योहार वाला पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एमपी जेल अधीक्षक जेल प्रहरी ग्रुप 2026 से जुड़ी हुई हैं, इनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, 80 प्लस नंबर इनके आए हैं, शायद 81 पॉइंट ऐसे कुछ नंबर हैं। इनका क्या कहना है, सर आपके नोट्स से बहुत से क्वेश्चन आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर अब मुझे वर्ग 2 की तैयारी करनी है, क्या उसके नोट्स मिल जाएंगे? तो अब इनको हमारे नोट्स इतने पसंद आए क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो अब इनको वर्ग 2 के नोट्स चाहिए। अब वर्ग 2 के नोट्स अभी तो तैयार नहीं है, ठीक है, फिर जब हो जाएंगे तब। अभी तो अपना जो एमपी पेट आ रहा है ना 100 नंबर वाला पेपर, उस पर जो है फोकस कर रहे हैं, उसके अच्छे से अच्छे नोट्स तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट की 5-5 6-6 किताबें लेकर के आए हैं, और बढ़िया से जो मटेरियल अच्छा होगा वो आपके लिए छांट करके जो एमपी पेट अपना होने वाला है, एमपी पुलिस वाला जो एग्जाम है उसके लिए बढ़िया से नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। और इस वाले एग्जाम को भी ध्यान में रख करके कि क्या क्या चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं उसके हिसाब पर अब नोट्स बना रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इनके 81.5 नंबर आए थे सर, आपके एनालिसिस देख करके और नोट्स से बहुत अच्छे इनके नंबर आए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक भाई का कहना है सर लाइफ में पहली बार ऐसे नोट्स देखे हैं, कितनी कम कीमत पर आपने जो है इतना मटेरियल उपलब्ध कराया है, तो इनको भी नोट्स पसंद आए हैं। तो आप लोग भी नोट्स परचेज करके बढ़िया से तैयारी में लग जाइए, फालतू किसी की बातों में मत आइए। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपने नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।